जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग उत्तक पढ़े थे पादप उत्तक में, और उसमें हम आपको बताए थे विभोज्योतक। विभोज्योतक क्या होता है परिभाषित कर लेते हैं। विभोज्योतक में हम आपको बताए थे कि ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होते रहती है, ऐसे उत्तक को हम लोग विभोज्योतक कहते हैं। और फिर उसमें बताए थे कि इसके विशेष गुण होते हैं। विभोज्योतक की जो कोशिकाएं हैं ये गोलाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं, बहुभुजी हो सकते हैं। साथ ही साथ बताए थे कि इनके कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है। इनकी कोशिकाओं के बीच में अंतःकोशिकीय स्थान उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है। साथ साथ बताए थे कि इनके कोशिकाओं में राजधानी मौजूद नहीं होता है। राजधानी मौजूद इसलिए नहीं होता है क्योंकि विभोज्योतक की कोशिकाएं जो है वो लगातार क्या होते रहती है, विभाजित होते रहती है। उसके आगे आज हम लोग को नेक्स्ट टाइप पढ़ना है, और नेक्स्ट होता है अस्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। ये क्या होता है अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? ये ऐसे उत्तक होते हैं जिनके कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है। जो विभाजित हो रहे थे उसको विभोज्योतक बोल देते हैं, और जिनके कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया नहीं होती है ऐसे उत्तक को हम लोग क्या बोलेंगे? अस्थायी उत्तक बोलेंगे। देखिए 9th क्लास में ये नया चैप्टर है, इससे पहले आप लोग उत्तक के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा सा पता लग सकता है। आपको क्या करना है, इसको पढ़ते जाना है अभी। ठीक है। तो अस्थायी उत्तक क्या होते हैं? ऐसे उत्तक जिनके कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है। ऐसे उत्तक को हम लोग क्या कहेंगे? अस्थायी उत्तक। इनकी कोशिकाएं जो है वो विभाजित नहीं होती है। ठीक है ना। और इनका जो निर्माण होता है वो मृदु उत्तक के द्वारा। जैसे मृदु उत्तक की कोशिकाएं जो है वो विभाजित होती जाती हैं। ठीक है। और अपने पीछे जो है वो ऐसे कोशिकाओं को छोड़ जाती है जिनमें विभाजन की क्रिया समाप्त हो जाती है, तो उनसे बनने वाला जो उत्तक होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अस्थायी उत्तक बोलेंगे। इसमें लिख सकते हैं ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया नहीं होती है। ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया नहीं होती है, ऐसे उत्तक को हम लोग क्या बोलेंगे? अस्थायी उत्तक बोलेंगे। अब अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता हेडिंग नहीं डालना है, इसी के बारे में आपको कुछ पॉइंट करना है। तो अस्थायी उत्तक का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? विभोज्योतक के द्वारा होता है। जब विभोज्योतक की कोशिकाएं जो है विभाजन बंद कर देंगे तो उससे उत्तक जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अस्थायी उत्तक बोलेंगे। इसमें लिखेंगे कि अस्थायी इनका निर्माण, या इसी में लिखेंगे अस्थायी उत्तक का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट करके अस्थायी उत्तक का निर्माण विभोज्योतक के द्वारा होता है। विभोज्योतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो अस्थायी उत्तक की जो कोशिकाएं हैं, वो जितने भी कोशिकाएं हैं वो सबका आकार और आकृति जो होता है वो कैसा होता है? निश्चित। कहने का मतलब बदलता नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं अस्थायी उत्तक के कोशिकाओं का आकार एवं आकृति निश्चित होता है। आकार एवं आकृति क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है। फिर आपको बताए थे कि जनरली जो विभोज्योतक होता है उसमें राजधानी मौजूद नहीं होता है, लेकिन ये अस्थायी उत्तक है और इनमें विभाजन नहीं होता है, इसलिए इसको हम इसके अंदर इसके कोशिका में आपको क्या मिलेगा? राजधानी मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं अस्थायी उत्तक के कोशिकाओं में राजधानी मौजूद होता है। जो अस्थायी उत्तक होते हैं इनके कोशिकाओं में राजधानी क्या होता है? मौजूद होता है। तो ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होगा उसको अस्थायी उत्तक बोलेंगे। ये जो होते हैं इनका निर्माण विभोज्योतक के द्वारा होता है। कैसे, कौन से विभोज्योतक से क्या बनता है वो आगे हम लोग देखेंगे। अस्थायी उत्तक की जो कोशिकाएं हैं इनका आकार एवं आकृति क्या होता है? निश्चित होता है। अस्थायी उत्तक की कोशिकाओं में क्या होता है? राजधानी मौजूद होता है।
अब कौन से विभोज्योतक द्वारा अस्थायी उत्तक का निर्माण हुआ है, इसके आधार पर अस्थायी उत्तक हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कौन से विभोज्योतक का मतलब, विभोज्योतक हम आपको 3 बार बताए थे, शीर्षस्थ विभोज्योतक, अंतर्वेशी बताए थे और पार्श्व विभोज्योतक बताए थे। तो कौन से विभोज्योतक द्वारा किस प्रकार के अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है, इसके आधार पर जो अस्थायी उत्तक है उसको हम लोग कितने भाग में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में। तो हेडिंग डालेंगे अस्थायी उत्तक के प्रकार। और अस्थायी उत्तक का जो प्रकार होता है वो किसके आधार पर, विभोज्योतक के द्वारा निर्मित होने के आधार पर है। और ये पहला होता है प्राथमिक अस्थायी उत्तक। प्राथमिक अस्थायी उत्तक। प्राथमिक अस्थायी उत्तक क्या होता है, ये ऐसे अस्थायी उत्तक होते हैं जिनका निर्माण शीर्षस्थ एवं अंतर्वेशी विभोज्योतक के द्वारा होता है। इसमें लिख सकते हैं ऐसे विभोज्योतक जिनका निर्माण शीर्षस्थ एवं अंतर्वेशी विभोज्योतक के द्वारा होता है। ऐसे भी अस्थायी उत्तक इनका निर्माण किसके द्वारा होगा, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया है। ऐसे अस्थायी उत्तक जिनका निर्माण शीर्षस्थ एवं अंतर्वेशी विभोज्योतक के द्वारा होगा, ऐसे अस्थायी उत्तक को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक अस्थायी उत्तक बोलेंगे। तो पहले इसको नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जो होगा दूसरा सेकेंड वो होगा द्वितीय अस्थायी उत्तक। द्वितीय अस्थायी उत्तक क्या होगी, जो शीर्षस्थ था और अंतर्वेशी था तो उससे जो बना था अस्थायी उत्तक उसको तो हम लोग क्या बोले थे, प्राथमिक बोले थे। तो बचा कौन, पार्श्व। और पार्श्व विभोज्योतक के द्वारा बनने वाला जो अस्थायी उत्तक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय अस्थायी उत्तक बोलेंगे। इसमें सिंपली हम लोग लिख सकते हैं ये ऐसे अस्थायी उत्तक जिनका निर्माण पार्श्व विभोज्योतक, ऐसे अस्थायी उत्तक जिनका निर्माण पार्श्व विभोज्योतक के द्वारा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय अस्थायी उत्तक बोलते हैं। तो ये तो हुआ कि कौन से विभोज्योतक द्वारा कैसे अस्थायी उत्तक का निर्माण हो रहा है, इसके आधार पर अस्थायी उत्तक के प्रकार। आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो कोशिकाओं के संरचना जो होता है, कोशिकाओं का जो आकार होता है या उसके कार्य जो होते हैं, इसके आधार पर विभोज्योतक के प्रकार, अस्थायी उत्तक के प्रकार पढ़ना है। तो हेडिंग डालेंगे वो इम्पोर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आएगा तो नहीं लिखना है। जो प्राथमिक अस्थायी उत्तक या द्वितीय अस्थायी उत्तक, अगर आपसे पूछेगा कि अस्थायी उत्तक क्या है और उनके विभिन्न प्रकार का वर्णन करें, तो अभी से जो हम विभिन्न प्रकार अस्थायी उत्तक का तो पहले डेफिनेशन जो लिखवाए हैं कि ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन क्रिया नहीं होती उसको लिखना है, और फिर अभी जो हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं उस टाइप के बारे में लिखना है। तो हेडिंग डालिएगा कोशिकाओं के संरचना, कोशिकाओं के संरचना के आधार पर अस्थायी उत्तक के प्रकार। और इसके आधार पर अस्थायी उत्तक जो होते हैं वो 2 प्रकार का होता है, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक, सरल का मतलब होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और इसका होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सरल अस्थायी उत्तक क्या होता है। सरल अस्थायी उत्तक, इसका ये ऐसे अस्थायी उत्तक अगर कोई बोल रहा है इसका मतलब क्या है कि उसकी कोशिकाओं में विभाजन क्रिया नहीं होगी। इसके अलावा इसमें क्या गुण होता है,
तो सरल अस्थायी ऊतक जो होते हैं इनका निर्माण जो होता है वो समरूपी कोशिकाओं के द्वारा। समरूपी कोशिका का मतलब क्या होता है? ऐसे कोशिकाएं जिन सबका आकार जो होता है वो एक जैसा होता है। ऐसे कोशिकाएं जिनमें सभी का आकार एवं आकृति जो होगा वो क्या होगा? एक दूसरे के बिल्कुल समान होगा। और ऐसे कोशिकाओं से मिलकर के बनने वाले ऊतक को हम लोग क्या बोलेंगे? या तो सभी के सभी गोलाकार होंगे, और गोलाकार भी हो सब एक बराबर एक साइज के होंगे, या सभी के सभी जो होंगे वो कैसे होंगे? इस प्रकार से बहुभुजी होंगे। तो ये इस प्रकार के कोशिकाओं से, एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बनने वाले जो अस्थायी ऊतक होंगे, ऐसे अस्थायी ऊतक को हम लोग क्या बोलेंगे? सरल अस्थायी ऊतक बोलेंगे। और एक से अधिक प्रकार के जब कोशिकाओं से किसी अस्थायी ऊतक का निर्माण होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले सरल अस्थायी ऊतक तक पढ़ लेते हैं। तो सरल अस्थायी, ये समरूपी टर्म याद रखना है, आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या होता है? अगर आप मान लीजिए कि ये सर्कल है, वृत्त है, तो वृत्त के मध्य में डिवाइड करने वाला जो रेखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर कहते हैं। तो सभी कोशिकाओं का जो डायमीटर, अगर मान लें कि इसका डायमीटर d है तो इसका भी कितना होगा? d होगा। इसका भी कितना होगा? d होगा। सभी कोशिकाओं का डायमीटर जो होगा, ऐसे कोशिकाएं जो सरल अस्थायी ऊतक के निर्माण में भाग लिए हैं उन सब का डायमीटर जो होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा। और इसीलिए ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोडायमेट्रिक, या हिंदी में समरूपी कहते हैं। सीधा सा मतलब है सेम डायमीटर वाले कोशिकाओं से। तो इसको लिख सकते हैं, डेफिनेशन क्या है सरल अस्थायी ऊतक? ऐसे ऊतक, ऐसे अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक जिनका निर्माण, ऐसे अस्थायी ऊतक जिनका निर्माण समरूपी, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, समरूपी। आइसोडायमेट्रिक इसका मतलब होता है इसमें ऐसे अस्थायी ऊतक जिनका निर्माण समरूपी कोशिकाओं के द्वारा होता है, समरूपी कोशिकाओं के द्वारा होता है। ऐसे अस्थायी ऊतक को हम क्या बोलेंगे? सरल अस्थायी ऊतक बोलेंगे। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार। नेक्स्ट जो हेडिंग आएगा वो है सरल अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक के प्रकार। और सरल अस्थायी ऊतक जो होते हैं इनको हम लोग मेनली 3 भागों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं मृदु ऊतक, पेरेनकाइमा, ठीक है, पेरेनकाइमा टिश्यू। सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं स्थूल कोन ऊतक। थर्ड जो होता है वो होता है दृढ़ ऊतक। ये 3 प्रकार के होते हैं कौन? सरल अस्थायी ऊतक। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मृदु ऊतक क्या होता है। तो पहला हेडिंग डालेंगे मृदु ऊतक। मृदु ऊतक क्या होता है? देखिए इधर डायग्राम हम आपको बना रहे हैं सिंपल। ये इस प्रकार से मृदु ऊतक जो होता है, इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। ऐसे कुछ ये जो है वो एक प्रकार से मृदु ऊतक है। मृदु ऊतक का भी बताए थे। और अस्थायी ऊतक में कि सभी जो कोशिकाएं होंगे वो सब एक दूसरे के क्या होंगे? बिल्कुल समान होंगे। ये कोशिका है और ये जो बना रहे हैं सेकेंड वाला, ये रसधानी है। आपको बताए थे कि पादप कोशिका का जो 90% पार्ट होता है वो कौन घेरे रहता है? रसधानी घेरे रहता है। ये जो डायग्राम है ये मृदु ऊतक का है। तो ये जो है वो कोशिका भित्ति होगा, कोशिका भित्ति। और मृदु ऊतक का जो कोशिका भित्ति होता है ये किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। पादप कोशिका का भी कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। तो मृदु ऊतक का भी जो बना होता है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। अब ये बड़ा सा राजधानी है तो बीच वाला ये जो भाग होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका द्रव कहेंगे। ये वाला जो भाग है ये कोशिका द्रव है। राजधानी और कोशिका, ये जो भित्ति है या कोशिका झिल्ली कर सकते हैं,
उनके बीच वाला ये जो भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव बोलेंगे। इस ब्लू वाले लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रसधानी बोलेंगे। और साथ ही साथ इनके कोशिका जो द्रव होता है उसमें इस प्रकार से क्या प्रेजेंट होगा, केंद्रक प्रेजेंट होगा। इस प्रकार से अगर हम लोग बनाना चाहें तो सभी कोशिकाओं में क्या होगा, केंद्रक मौजूद होगा। तो ये रेड वाला जो बनाए हैं इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, केंद्रक बोल रहे हैं, केंद्रक। दूसरा चीज और देखें तो कोशिकाओं के बीच बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये गैप दिखाई दे रहा है। और कोशिकाओं के बीच में ये जो गैप होता है इस प्रकार का, इस प्रकार के गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःकोशिकीय स्थान कहते हैं, अंतःकोशिकीय स्थान। तो ये इस प्रकार, ये किसका डायग्राम है, मृदु ऊतक का डायग्राम है। मृदु ऊतक होता क्या है, तो ऐसे ऊतक होते हैं जिनका निर्माण जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी एवं अनियमित आकार के कोशिकाओं के द्वारा होता है। ऐसे ऊतक को हम लोग क्या बोलेंगे, मृदु ऊतक बोलेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मृदु ऊतक, ऐसे ऊतक, ऐसे सरल स्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक जिनका निर्माण गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी। बहुभुजी का मतलब हम आपको बताए थे कि ऐसे कोशिकाओं जिनमें एक से अधिक भुजा मौजूद होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुभुजी बोलेंगे। बहुभुजी एवं अनियमित आकार के कोशिकाओं द्वारा होता है, अनियमित आकार के कोशिकाओं द्वारा होता है। तो उसे क्या बोलेंगे, मृदु ऊतक। तो क्या बोला है, मृदु ऊतक ऐसे सरल स्थायी ऊतक जिनका निर्माण गोलाकार से पहले ऐड करिएगा जीवित, ठीक है। तो ऐसे सरल स्थायी ऊतक जिनका निर्माण जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी एवं अनियमित आकार के कोशिकाओं के द्वारा होता है। ऐसे स्थायी सरल स्थायी ऊतक को हम लोग क्या बोलेंगे, मृदु ऊतक बोलेंगे। ये डेफिनेशन आप नोट कर, इसको पहले नोट करिए। अभी इसको बनाना नहीं है, इसको 2-3 पॉइंट और लिखवाएंगे, उसके बाद इसको बनाना है। तो पहले इसको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। तो यहीं से अब इसका हम लोग मृदुतक देखें कि मृदुतक क्या होता है। ऐसे ऊतक जिनका निर्माण जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी कोशिकाओं के द्वारा होता है उसको हम लोग मृदुतक बोलते हैं। अब यहीं से मृदुतक के हम लोग को क्या कर लेना है, मृदुतक की विशेषता देखना है। हेडिंग डालेंगे या उसके कार्य में डालेंगे। मृदुतक बारी बारी से पॉइंट लिख लो, हेडिंग क्या डालना है। पहला क्या होगा पॉइंट कि मृदुतक की जो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर, मृदुतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, मृदुतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति इसकी बनी होती है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट यहाँ पर देखें तो इनके कोशिका द्रव में सघन कोशिका द्रव होता है। सघन का मतलब होता है गाढ़ा, और कोशिका द्रव के साथ साथ कोशिका द्रव में क्या होता है, तो एक केंद्रक होता है और एक बड़ी रसधानी मौजूद होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं, मृदुतक के कोशिका में केंद्रक या सघन कोशिका द्रव, सघन कोशिका द्रव, केंद्रक एवं एक बड़ी रसधानी पाई जाती है,
मृदुतक की जो कोशिकाएं होती हैं, इनके कोशिका में क्या होता है, कोशिका द्रव होता है, केंद्रक होता है और एक बड़ी राजधानी होता है। और देखिए हम लोग, तो ये जो मृदु ऊतक होते हैं वो पौधा का जो कोमल भाग होता है, जैसे जड़ हो गया तो जड़ का जो सबसे आगे वाला भाग होता है वो सबसे कोमल होता है, तना का जो सबसे ऊपरी भाग होगा वो कोमल होगा, पत्तियों में भी कई सारे कोमल भाग होते हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर भी पौधा का कोमल भाग आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको कौन सा ऊतक मिलेगा, मृदु ऊतक मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मृदु ऊतक। मृदु ऊतक जो होते हैं जड़, तना एवं पत्तियों के, जड़, तना एवं पत्तियों के कोमल भागों में पाए जाते हैं। जड़, तना एवं पत्तियों के कोमल भागों में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, तो मृदु ऊतक कहाँ पर, जहीं पर भी रहेगा, पौधा के किसी भी भाग में रहेगा तो इसका रट जाना है एकदम कि मृदु ऊतक जो होता है वो भोजन संग्रहण का कार्य करता है। कहीं भी अगर मृदु ऊतक शब्द आ रहा है तो अगर उसका कार्य पूछ रहा है तो हमेशा उसका कार्य क्या होगा, ये जो होता है वो भोजन संग्रहण का, भोजन को जमा करके रखने का कार्य करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मृदु ऊतक मुख्य रूप से भोजन संग्रहण का मतलब होता है जमा करके रखना, संग्रहण का कार्य करता है तथा अभी बताया था कि पौधों को क्या करता है, कोमलता प्रदान करता है तथा पौधों के विभिन्न भागों में लिख सकते हैं, भागों में कोमलता प्रदान करता है। तो आप पहले क्या करिए, इसको नोट करिए और नोट करने के बाद ये वाला डायग्राम जो होगा वो क्या कर लेना है, बना लेना है। बना लिए तो इस डायग्राम के नीचे एक पॉइंट और ऐड करना है। देखिए इनके मृदुतक की जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के बीच में ये आपको गैप दिखाई दे रहा है और इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःकोशिकीय स्थान बोलते हैं। डायग्राम के नीचे उसको लिखना है कि मृदुतक कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, अंतःकोशिकीय स्थान मौजूद होता है। लिखेंगे, मृदुतक कोशिकाओं के मध्य अंतःकोशिकीय स्थान मौजूद होता है। एक ही पॉइंट है, इसको ऐड कर लेंगे, डायग्राम के नीचे छूट गया था कि मृदुतक कोशिकाओं के जो कोशिका होते हैं इनके बीच में क्या होता है, छोटे छोटे गैप होते हैं और इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःकोशिकीय स्थान बोलते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और उसको मिटाते हैं। इसके बाद देखते हैं मृदुतक के टाइप। हेडिंग डालना है, मृदु ऊतक के प्रकार। और मृदु ऊतक जो होते हैं इसको मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में बांटेंगे। पहला जो होता है उसको कहते हैं एयरेन काइमा और सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। तो उसको बाद में एयरेन काइमा देखते हैं। एयरेन काइमा, ये नाम नहीं मालूम चल रहा है कि एयर मौजूद होगा। ऐसे मृदु ऊतक जिनके कोशिकाओं के मध्य में क्या होता है, वायु कोष्ठ मौजूद होता है, वायु मौजूद होता है, ऐसे मृदु ऊतक कोशिकाओं को हम लोग क्या कहेंगे, एयरेन काइमा कहेंगे। लिख सकते हैं, ऐसे मृदु ऊतक जिनके कोशिकाओं में वायु कोष्ठ मौजूद होता है, उसे एयरेन काइमा कहते हैं। ये एयरेन काइमा क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ट्यूब में पानी भर कर हवा भर के, गाड़ी का जो ट्यूब होता है उसमें हवा भर के और उसको लेकर के अगर तालाब में जाए तो वो हमको डूबने नहीं देता है।
ठीक उसी प्रकार से ऐसे पौधे जो जल में, बहुत सारे पौधे होते हैं जो जल में उगते हैं, तो ऐसे पौधे जो होते हैं उनको जल में डूबने से बचाने के लिए उनके पत्तियों में या तना में या कह सकते हैं कि और भागों में क्या होता है, विशेष प्रकार के मृदुतक होता है जिनमें हवा भरा हुआ होता है, और वो मृदुतक जो होते हैं उनको जल की सतह पर तैरने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं और उनको जल से डूबने में बचाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे मृदुतक हैं जिनकी कोशिकाओं में क्या है, वायु कोष्ठ मौजूद है, वायु का थैली मौजूद होता है। ऐसे मृदुतक को हम लोग क्या बोलेंगे, एरेनकाइमा बोलेंगे। और इसमें लिख सकते हैं यह मुख्य रूप से जलीय पौधों में पाया जाता है, जलीय पौधों में पाया जाता है तथा उनको जल के सतह पर तैरने में सहायता करता है। जल के सतह पर तैरने में क्या कर रहा है, उनको सहायता करता है। इसके बाद वो दूसरा काम भी होता है कि वो जल में उनको डूबने से क्या करेगा, बचाएगा। इसमें लिख सकते हैं एरेनकाइमा जो होता है वो क्या करता है, जो जलीय पौधे होते हैं उनको जल में डूबने से बचाता है। तो एरेनकाइमा पौधों को जल में डूबने से बचाता है। दूसरा जो टाइप होता है मृदुतक का वो है क्लोरेनकाइमा। ये क्लोरेनकाइमा क्या होता है, तो ये देखिए क्लोरीन का मतलब होता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो ऐसे मृदुतक जिनके कोशिकाओं में कौन सा वर्णक होगा, क्लोरोफिल वर्णक मौजूद होता है। आपको मालूम है कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। तो ये ऐसे मृदुतक होंगे जिनके कोशिकाओं में क्लोरोफिल वर्णक मौजूद होगा, और ऐसे मृदुतक हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा कहेंगे। लिख सकते हैं ऐसे मृदुतक जिनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल वर्णक मौजूद होता है उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ठीक, कह रहा है कि जैसे मृदुतक जिनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल वर्णक जो मौजूद होगा तो उसको हम लोग क्लोरेनकाइमा कहेंगे। और आपको मालूम है कि क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर ये मृदुतक कोशिकाएं जो है वो कौन से काम में सहायता करेंगे, प्रकाश संश्लेषण में। यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है। क्लोरेनकाइमा जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है। इसको नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे सरल स्थायी ऊतक। अब हम आप एक बार उसको रिपीट कर देते हैं जो आज हम लोग पढ़े, जरूरी है समराइज करना। सबसे पहले हम आपको बताएं अस्थायी ऊतक क्या होता है। अस्थायी ऊतक का मतलब है ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है ना। और अभी बताया कि अस्थायी ऊतक जो होता है इसका निर्माण मृदु ऊतक के द्वारा होता है। जब मृदु ऊतक की कोशिकाएं जो है विभाजन करना बंद कर देती है तो उससे जो ऊतक बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अस्थायी ऊतक बोलेंगे। कहने का मतलब है कि अस्थायी ऊतक का निर्माण किससे हो रहा है, विभोजोतक के द्वारा हो रहा है। फिर हम आपको बताएं कि अस्थायी ऊतक जो होते हैं इनका आकार जो होता है, आकृति जो होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। फिर इसके बाद हम आपको बताए थे कि अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं में क्या होता है, एक बड़ा राजधानी पाया जाता है। इससे पहले हम लोग विभोजोतक पढ़े तो उसमें बताते थे कि उनके कोशिकाओं में राजधानी मौजूद नहीं होता है, लेकिन ये जो अस्थायी ऊतक होते हैं इनके कोशिकाओं में आपको क्या मिलेगा, राजधानी मिलेगा। फिर कौन से विभोजोतक के द्वारा कौन से अस्थायी ऊतक का निर्माण हुआ है, इसके आधार पर अस्थायी ऊतक को दो भागों में बांटे हम लोग, प्राथमिक अस्थायी ऊतक और द्वितीय अस्थायी ऊतक। प्राथमिक अस्थायी ऊतक में हम आपको बताया कि इनका निर्माण जो होता है वो शीर्षस्थ और अंतर्वेशी विभोजोतक के द्वारा होता है, जबकि वो जो क्या बोलते हैं द्वितीय अस्थायी ऊतक जो होता है उसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, पार्श्व विभोजोतक के द्वारा हो रहा है। फिर इसके बाद हम लोग देखें टाइप,
कि कोशिकाओं के संरचना के आधार पर जो अस्थायी ऊतक होते हैं उसको दो भाग में बांटते हैं, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। और उसमें से सरल अस्थायी ऊतक हम लोग पढ़े। सरल अस्थायी ऊतक में हम आपको बताया कि ऐसे अस्थायी ऊतक जिनका निर्माण समरूपी कोशिकाओं के द्वारा होता है, एक समान आकृति वाले आकार वाले कोशिकाओं के द्वारा होता है, ऐसे ऊतक को हम लोग सरल अस्थायी ऊतक बोलेंगे। और सरल अस्थायी ऊतक को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो मृदु ऊतक होता है, सेकेंड जो होता है वो स्थूल कोण ऊतक होता है, और थर्ड जो होता है वो दृढ़ ऊतक। उसमें से आज हम लोग जो पढ़े हैं वो मृदु ऊतक पढ़े हैं। इसमें बताया कि ऐसे सरल अस्थायी ऊतक जिनका निर्माण जीवित गोलाकार, अंडाकार एवं बहुभुजी कोशिकाओं के द्वारा होता है, ऐसे सरल अस्थायी ऊतक को हम लोग मृदु ऊतक बोलते हैं। मृदु ऊतक जो होते हैं इनका कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। इनके कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव, सघन का मतलब गाढ़ा, गाढ़ा कोशिका द्रव, केंद्रक एवं एक बड़ा रसधानी मौजूद होता है। ये पौधा का विभिन्न भाग से जड़, तना एवं जो पत्तियां होता है उनके कोमल भागों में पाया जाता है। और इनका कार्य जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जहाँ पर भी होंगे कौन सा काम करेंगे? भोजन संग्रहण का काम करेंगे। फिर इसके बाद हम आपको बताएं कि इनके कोशिकाओं के बीच बीच में क्या होता है? अंतःकोशिकीय स्थान मौजूद होता है। फिर इसके बाद मृदु ऊतक को भी हम लोग दो भागों में बांटे, एयरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। एयरेनकाइमा क्या होता है? ये ऐसे मृदु ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाओं में वायु कोष्ठ मौजूद होता है और ये जलीय पौधों में पाए जाते हैं। जलीय पौधों को ये पानी की सतह पर तैरने में सहायता करते हैं और उनको जल में डूबने से क्या करते हैं? बचाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े क्लोरेनकाइमा, उसमें बताया कि ये ऐसे मृदु ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल मौजूद है, और यदि क्लोरोफिल मौजूद है तो ये कौन सी क्रिया में सहायता करेंगे? प्रकाश संश्लेषण में सहायता करेंगे। और इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो दूसरा टाइप पढ़ना है और वो है स्थूल कोण ऊतक। तो स्थूल कोण ऊतक के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।